आज कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान उसकी प्रकृति एवं उसके संबंधों से पता चलता है, ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र के ज्ञान के अध्ययन के लिए उसकी प्रकृति और उसके विभिन्न भागों से संबंधों की जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यह सीधी सी बात है कि हमें अगर अर्थशास्त्र के बारे में पता करना है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो हमें पता होना चाहिए कि उसका नेचर किस प्रकार का है, उसके संबंध कैसे हैं, किस प्रकार से उसके विभाग है, अंग है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। राज्य अपनी वित्त व्यवस्था अपने साधनों से कर लेते थे। राज्य को ऋण एवं घाटे का सामान्य परिस्थितियों में सामना नहीं करना पड़ता था। विभिन्न राज्यों में राजस्व शासन प्रणाली एवं प्रजातंत्र प्रणाली का मिश्रित रूप प्रचलन में था। राज्य व्यवस्था के संचालन में सहयोग के लिए प्रजा के द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों की समितियां होती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं बेकारी का प्रवेश नहीं हुआ था। किसी भी सभ्यता के विचार केवल उसी सभ्यता तक ही सीमित नहीं होते हैं, अपितु एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में स्वतः प्रवेश कर जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के अनुरूप विचारों में परिवर्तन अवश्य होता है, पर मूल विचार उपयोगी बने रहते हैं। अर्थशास्त्र से आशय, अर्थशास्त्र से क्या आशय है? अंग्रेजी भाषा इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकोस एवं नोमोस से बना है। देखो सीधा सा है, अर्थशास्त्र की बात हो रही है, उसका आशय, उसका मीनिंग क्या है? तो अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स क्या नाम देंगे? इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये ग्रीक भाषा से, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। ये कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। देखो ग्रीक भाषा के दो शब्दों, कितने शब्दों? दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। तो दो शब्द क्या हुआ है? ओ प्लस इन दोनों से मिलकर क्या बना है? इकोनॉमिक्स बना है। इन दोनों से मिलकर क्या बना है? इकोनॉमिक्स बना है। अब इनका स्वतः अर्थ देखें हम तो ओकोस का अर्थ है परिवार। इसका अर्थ क्या होगा? परिवार। और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंध इसका अर्थ होता है। अतः अर्थशास्त्र का उपयोग सीमित साधनों से अधिकतम मितव्ययता द्वारा घर खर्च के प्रबंध के अर्थ में किया जाता है। परिवार का प्रबंध, सीधा सा सीधी बात, परिवार प्रबंध अर्थशास्त्र का मतलब होता है परिवार प्रबंध। भैया अर्थशास्त्र में क्या चीज़? तो हम प्रबंध ही करेंगे ना, व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध करेंगे, हम रोटी कपड़ा मकान ले लो उसका हम प्रबंध करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिसका हम प्रबंध करेंगे। देश की बात ले लो, व्यक्ति विशेष की बात ले लो, घर की बात ले लो, तो सबका हम क्या करेंगे? प्रबंध करेंगे। तो अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका इन दोनों का अर्थ होता है प्रबंध और परिवार, परिवार प्रबंध। हो गया क्लियर? अर्थशास्त्र की मैं परिभाषा की बात करूं तो अर्थशास्त्र को किसी एक परिभाषा में परिभाषित करना संभव नहीं है।
अर्थशास्त्र को कभी भी आप किसी एक परिभाषा में परिभाषित नहीं कर सकते हो। अर्थशास्त्र को एक परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। उसको अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ तथा शास्त्र के योग से बना है। अर्थशास्त्र से आशय धन तथा शास्त्र का अर्थ विवेचना से होता है। इस प्रकार धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। जहाँ पर किसकी विवेचना हो, धन की विवेचना। बेटा देखो, धन की विवेचना कहाँ होगी, जब प्रबंध की बात होगी। जहाँ पर भी प्रबंधन की बात होगी, प्रबंध की बात होगी, वहाँ पर धन की क्या होगी, विवेचना होगी। और धन की विवेचना किसमें होती है, अर्थशास्त्र में धन की विवेचना की जाती है। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था की कला है। सीधा सी बात है, परिवार प्रबंध, परिवार का प्रबंध है वो करना, तो परिवार की ये क्या है, कला। उस कला का प्रबंध करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। पूर्णतः हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी धन की विवेचना हो या धन की विवेचना करने वाले जो अर्थ होंगे या जो शास्त्र होगा उसे अर्थशास्त्र के नाम से ही जाना जाएगा। किसी भी शास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता इसलिए होती है कि कम शब्दों में हम अध्ययन की उक्त शाखा की विषय वस्तु, क्षेत्र एवं प्रकृति को अभिव्यक्त कर सके। परिभाषा ही हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है। बेटा देखो, परिभाषा के माध्यम से ही हमारे मन में जो सवाल उत्पन्न होते हैं उन सवालों का समाधान हमें कहाँ मिल सकता है, परिभाषा में मिल सकता है। बिना परिभाषा से हमारी जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा को हम शांत नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से ही हमारी जिज्ञासा को हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है। अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र की जब बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विकसित सब्जेक्ट नहीं है, विकसित विषय नहीं है, ये विकासशील है। रोज दिन प्रतिदिन पर मिनट हर समय इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये विकासशील है, ये चलने वाला विषय है। अतः ऐसी परिभाषा देना जो सदा के लिए इनके विषय के क्षेत्र में निश्चित कर दे अत्यंत कठिन। बेटा देखो, जब ये विकासशील विषय है तो हम इसकी कोई फिक्स परिभाषा दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। अगर हम फिक्स परिभाषा दें तो वो स्थायी हो जाए। कैसा हो जाएगा, स्थायी। लेकिन अर्थशास्त्र स्थायी विषय न होते हुए विकासशील विषय है। कैसा विषय है, विकासशील विषय है। कैसा विषय है, विकासशील विषय है। अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर आज तक उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो सकी। देखो, आज तक, आज का समय हो गया है, आज तक कभी भी इसकी कोई विकसित परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए प्रोफेसर जेकब वाइनर ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो करे वही अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री जो करे वही क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अर्थशास्त्र जो विषय है उस विषय के जनक कौन है, जिसने अर्थशास्त्र को लिखा, तो एडम स्मिथ एक नाम, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। एडम स्मिथ का अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म स्कॉटलैंड में एडम स्मिथ का जन्म हुआ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में जन्मे। उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त की और इनका निधन 27 जुलाई 1900 इनका निधन हुआ। देखो, जन्म की बात करते हैं फिर निधन की बात करते हैं। जन्म स्कॉटलैंड में इनका हुआ और जन्म कब हुआ था, 5 जून 1723। याद रखना, 5 जून 1723 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1723 को इसका जन्म एडम स्मिथ का। और मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 1790 को। 27 जुलाई
जनक कहा जाता है, उनकी जो उपाधि है उनको कौन सी उपाधि दी गई? अर्थशास्त्र के जनक की ने उपाधि दी गई। एडम स्मिथ को जो उपाधि दी गई उस उपाधि को कहा गया है अर्थशास्त्र के जनक। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो पुस्तकें में एक ही है, वो है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? 1776 में लिखी थी। इन्होंने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में इन्होंने लिखी थी। अब हम पढ़ने के हिसाब से देखें या अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अर्थशास्त्र को अनेक भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग भागों में भी इसे बांट सकते हैं, जिसमें परिभाषाओं का वर्गीकरण में करता हूँ। ये हो गया क्लियर। अब मैं परिभाषा का वर्गीकरण करता हूँ कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र को बांटना है। तो अर्थशास्त्र को अलग अलग भागों में बांटना है, जिसमें धन का शास्त्र कहने वाली परिभाषा है, पहला होगी धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषा है। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषा है। दूसरा होगा कल्याण संबंधी परिभाषा है। कल्याण संबंधी परिभाषा है। दुर्लभता संबंधित परिभाषा है। दुर्लभता संबंधित परिभाषा है। और लास्ट होगी अन्य परिभाषा है। लास्ट होगी अन्य परिभाषा, यानी कि अन्य परिभाषा यानी कि ठीक है। अब इन परिभाषाओं को किसने किसने लिखा? कौन कौन इस परिभाषाओं को मानते हैं? तो धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं में डॉक्टर या प्रोफेसर एडम स्मिथ, जेबी से और प्रोफेसर वाकर, जबकि कल्याण संबंधित परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पेंसन, प्रोफेसर चैपमैन, प्रोफेसर केनन। दुर्लभता संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे तो प्रोफेसर रॉबिन्स, स्ट्रिगल, क्रेनक्रॉस और अन्य परिभाषाओं में कौटिल्य, जेके मेहता एवं एम.जी. बोकरे ये प्रमुख अर्थशास्त्री है, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषाओं से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं की अब हम सिर्फ बात करेंगे, जो सिर्फ क्या मानती है? धन मानती है। क्या मानती है? धन। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं की हम बात करें तो प्राचीन अर्थशास्त्री, जिन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, इनको कौन सा अर्थशास्त्री कहा जाता है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। धन को अधिक महत्व देते थे। इन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ प्रमुख थे, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र माना और धन का विज्ञान भी उन्होंने ही इन्हें कहा। अर्थशास्त्र के विषय पर प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही 1776 में, मैंने भी आपको बताया था कि सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसे राष्ट्रों का धन एक परिचय नाम दिया गया। अपनी पुस्तक में एडम स्मिथ ने लिखा था कि मानव हित तथा प्रगति के लिए अधिकाधिक धन की उत्पत्ति तथा प्राप्ति
ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। एडम स्मिथ का ये मानना था कि मानव की प्रगति और उसकी उन्नति के लिए धन का विशेष महत्व होता है। उनका ये मानना था कि बिना धन से मानव प्रगति नहीं कर सकता था। एडम स्मिथ ये मानते थे कि व्यक्ति को अगर प्रगति करनी है तो धन का होना सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने धन को सबसे महत्वपूर्ण माना, मानव को महत्व नहीं दिया। इस पुस्तक के प्रकाशन के समय इस विषय का प्रचलित नाम राज्य अर्थव्यवस्था था। अपने अर्थशास्त्र के ग्रंथ के कारण एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाते हैं। एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के लिखने के बाद वियतनाम नेशन नामक इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, इसके बाद ही इन्हें अर्थशास्त्र के पिता के नाम से भी जाने लगा। मैंने आपको एडम स्मिथ के बारे में बता दिया था कि एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उनके पिता न्यायाधीश थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1951 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य प्रारंभ किया। इनके द्वारा 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी गई। 27 जुलाई 1790 में इनकी मृत्यु हो गई। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने धन को ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानते हुए अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ क्या मानते थे कि जो अर्थशास्त्र है वो किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। जबकि प्रोफेसर जेबीसे के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। जेबीसे कहते थे कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जहाँ पर धन की क्या होती है? विवेचना होती है। जबकि आचार्य कौटिल्य के अनुसार ऐश्वर्य और आनंद की जड़ धन है। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति को आनंद की अनुभूति अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा धन। बिना धन से व्यक्ति ऐश्वर्य का अनुभव नहीं कर सकता है, वो आनंदित नहीं हो सकता है। इसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी। नासो विलियम सीनियर के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र द्वारा वर्णित विषय सामग्री सुख नहीं धन है। कुछ अर्थशास्त्री धन को ही सब कुछ मानते थे। जो राजनीतिक सुख है वो सुख को महत्व न देते हुए किसको महत्व देते थे? सुख को, धन को ही महत्व देते थे। उपरोक्त सभी परिभाषाओं का निहित तथ्य यह है कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। धन ही सब कुछ है, चाहे इससे मनुष्य का हित हो या अहित हो। भैया इन परिभाषाओं से ये तो स्पष्ट हो गया है कि मानव के लिए अच्छा हो या बुरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा धन। धन ही सब कुछ होता है। उसमें धन के कारण मानव में अच्छाई और बुराई नहीं देखी जाती है। चूंकि हम धन का शास्त्र मानने वाले जो परिभाषाएं पढ़ रहे हैं तो उनकी विशेषताएं भी हमको पढ़ना बहुत जरूरी होगी। क्या विशेषताएं होगी? इसकी विशेषताएं ये कि जब धन का शास्त्र मानने वाली जो परिभाषाएं होती है उसका केंद्र बिंदु ही धन होता है। वो किस पर अटकी होती है? धन पर। धन 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 उसके उस केंद्र बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण कोई होता है तो धन होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन है। जो अर्थशास्त्र होगा उसका केंद्र बिंदु क्या होगा? धन होगा। धन के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये परिभाषाएं या धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं बताती है। इन अर्थशास्त्रों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है। मनुष्य का अध्ययन गुण है। धन ही मानव जीवन का साध्य है और अर्थशास्त्र का अध्ययन उस साध्य को प्राप्त करता है। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं, इन परिभाषाओं में धन को सब कुछ माना गया है और मानव मात्र का अध्ययन सिर्फ गौण मात्र है, निम्न मात्र है। उसका मानव मात्र से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ संबंध है तो धन से ही इसका संबंध है। धन की क्रियाओं से संबंधित मनुष्य का अध्ययन। प्राचीन अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल उन्हीं मनुष्य तक
समझते थे, जिनका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से धन या संपत्ति की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय और विवरण से है। अतः ऐसे व्यक्ति जिनका इनसे संबंध नहीं है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आते हैं। सुख का आधार धन है। प्रोफेसर एडम स्मिथ का मानना था कि व्यक्ति तब सुखी रह सकता है जब उसके पास धन हो, बिना धन से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए इन्हें इन परिभाषाओं में सुख का आधार ही धन को बताया है। मानव मात्र का इन परिभाषाओं से कोई भी लेना देना नहीं है। मानव मात्र तो सिर्फ गौण मात्र ही माना गया है। सभी प्रकार के मानवीय सुख का आधार धन ही होता है, क्योंकि धन के बिना भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एडम स्मिथ के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति उस सीमा तक धनी या निर्धन है जहां तक वह मानव जीवन की आवश्यकताओं, सुविधाओं तथा सुखों का आनंद लेने में समर्थ है। राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति स्वहित की भावना से कार्य करता है, अतः व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्र की समृद्धि होती है। धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई, वो है राष्ट्र की समृद्धि। प्रोफेसर एडम स्मिथ का मानना था कि व्यक्ति अपने स्वार्थ, स्वहित के, स्वयं के हित के लिए कार्य करेगा और वह स्वहित ही राष्ट्र हित में भी या राष्ट्र समृद्धि में भी अपना योगदान देगा। ये धन के साथ शास्त्र की मानने वाली परिभाषाओं की विशेषताएं थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इनकी आलोचना क्यों की गई, किस प्रकार से धन के शास्त्र की आलोचना की गई। मानव जाति, रस्किन्स ने कहा कि मानव जाति के अधिकांश व्यक्तियों में समय समय पर जो अधिक भ्रम रहे हैं, उनमें सबसे अधिक विचित्र और सबसे कम विश्वसनीय राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान है। मनुष्य की तुलना में धन को अधिक महत्व देने के कारण अर्थशास्त्र को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। आपने एडम स्मिथ की जो परिभाषाएं देखी, उसमें आपको पता चला होगा कि यहाँ पर सिर्फ धन को महत्व दिया गया है, व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया गया है। जब व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया गया तो इसे घृणा की दृष्टि से देखा गया, घृणा की दृष्टि से देखा गया। यूरोप के उद्योगपतियों ने अधिक धन संग्रहित के लिए मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिकों या रस्किन्स, विलियम्स, मोरिस, चार्ल्स डिकिंस, कॉर्लाइन आदि ने इसे कुबेर का शास्त्र, रोटी मक्खन का विज्ञान, निकृष्ट विज्ञान इत्यादि घृणित नामों से पुकारते हुए इसकी निम्न प्रकार से आलोचना की। धन का शास्त्र जो मानने वाली परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं के कारण अर्थशास्त्र को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। यूरोपियन लोग धन कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करने लगे। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस अर्थशास्त्र को कुबेर का शास्त्र भी कहा, कुछ ने रोटी मक्खन का विज्ञान कहा, तो कुछ ने निकृष्ट विज्ञान भी से कहा। अब क्यों इसकी आलोचना हुई, उसका पहला कारण मनुष्य की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देना। पहले भी परिभाषाओं से ही पता चलता है कि धन का शास्त्र मानव से कोई मतलब नहीं है। तो धन को महत्व देने के लिए धन को अधिक महत्व दिया, मानव मात्र को महत्व नहीं दिया। आलोचकों का कहना है कि एडम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों ने मनुष्य की अपेक्षा धन को अधिक महत्व दिया। इन अर्थशास्त्रियों ने धन को ही साध्य मान लिया, जबकि धन तो एक साधन मात्र है, साध्य तो मानव और उसका कल्याण है। वास्तव में धन तो मनुष्य के लिए होता है, लेकिन मनुष्य धन के लिए। धन किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए। मनुष्य धन के लिए नहीं होता है, ये आलोचकों का कहना था। जिन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषाओं की आलोचना की, उन्होंने इस प्रकार की बातों को सामने रखा। आर्थिक मनुष्य की कल्पना, देखो मनुष्य, आर्थिक मनुष्य की परिकल्पना मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से होता है आर्थिक मनुष्य की परिकल्पना। यहाँ पर आर्थिक मनुष्य की परिकल्पना करना आसान नहीं था। सिर्फ आर्थिक मनुष्य की इन्होंने कल्पना की, वास्तविक मनुष्य की कल्पना नहीं की।
मनुष्य दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक आर्थिक एक अनार्थिक या वास्तविक। ठीक है, हम मानव की बात कर रहे हैं, मेन पावर की बात करेंगे, ठीक है ना। दो प्रकार के मानव बना दिया आपके समकक्ष। पहला होगा वास्तविक, मानव, और ये अर्थ मानव। देखो दोनों में डिफरेंस है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना एडम स्मिथ ने सिर्फ आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है, सिर्फ स्वार्थी व्यक्ति की कल्पना की है। तो बेटा स्वार्थी व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही बात होगी, और वो बात ये होगी धन, धन, धन। जो अर्थ मानव होगा वो सिर्फ धन की बात करेगा, जबकि वास्तविक मानव में ममता, दया, परोपकार, देशभक्ति ये रहेगा। और जो अर्थ मानव होगा वो सिर्फ किसकी बात करेगा? धन की ही बात करेगा। बड़े व्यापारियों को देखना, ऑल टाइम पैसा पैसा करेंगे और आप नहीं करोगे। आपको मस्ती भी चाहिए, मूवी देखना पसंद करोगे, आप ममता भी आएगी, झगड़ा भी करोगे, दया प्रेम भी होगा। तो वास्तविक मनुष्य और अर्थ मानव जो होता है उन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि वास्तविक मानव जो होगा वो देशभक्ति, उसमें देशभक्ति भी सीमित होगी, उसमें देशभक्ति भी समाहित होगी, परोपकार भी होगा, ममता भी होगी, उसमें दया भी होगी। लेकिन जो अर्थ मानव होगा उस अर्थ मानव में दया, ममता, परोपकार और देशभक्ति निहित नहीं होगी। उसके मन में एक ही बात निहित होगी, और बात होगी धन, धन। वो सिर्फ किसके बारे में सोचेगा? धन के बारे में सोचेगा। और वास्तविक मानव धन के बारे में न सोचते हुए वो ममता, दया, परोपकार और देश प्रेम के बारे में भी सोचेगा। वो सभी चीज़ों को क्या करेगा? सोचते रहेगा। फिर है धन का संकुचित अर्थ। एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषाओं में धन का जो अर्थ है उसको कैसा कर दिया है? संकुचित कर दिया है। साथ ही साथ मानव कल्याण की उपेक्षा करी है उन्होंने। अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषाओं में मनुष्य और समाज कल्याण की उपेक्षा की गई है। यहाँ पर जब अर्थशास्त्र की परिभाषा दी एडम स्मिथ ने, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र माना, तो उन्होंने वास्तविक मानव और अर्थ मानव दो प्रकार के मानव का जन्म करा दिया। देखो बेटा, दोनों प्रकार के मानव का जन्म हो गया। अगर धन संबंधित परिभाषा नहीं होती, वो धन को ही महत्व नहीं देते, तो मानव का भी महत्व बढ़ जाता। लेकिन एडम स्मिथ ने धन को महत्व दिया, तो वास्तविक मानव दूर हट गया, वास्तविक मनुष्य की बात ही नहीं हुई। ये आज का टॉपिक था, अर्थशास्त्र, धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या हो, समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अगला टॉपिक कल।